जैसे ही रात होती अम्मा हमारे घर के नौकर को अपने पास बुलाती और कहती मेरे कमरे का बल्ब खराब हो गया है, जरा वो तो ठीक कर दो। फिर अम्मा कहने लगी कि मुझे अंधेरे में बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है जैसे कोई मेरे इर्द गिर्द घूम रहा हो या मेरे साथ बेड पर लेटा हो। वसीम हमारे घर का नौकर था और वो बचपन से हमारे घर में काम करता आ रहा था और रहता भी हमारे घर में ही था। वसीम अम्मा के कमरे में बल्ब ठीक करने के लिए जाता तो ठीक 5-10 मिनट बाद अम्मा मुझे कहकर कि बेटी अब तुम भी अपने कमरे में चली जाओ और सो जाओ। मैं भी अपने कमरे में चली जाती। शुरू में छोटी सी बच्ची थी, मुझे इन बातों की समझ नहीं आती थी, इसीलिए मैं चुप करके सो जाया करती थी। मेरे अब्बू जो अम्मी से हर वक्त लड़ते झगड़ते रहते, पता नहीं अम्मी उनसे क्या कहती थी, तो वो सारा दिन घर से बाहर रहते और यहाँ तक कि रात को भी घर ना आते। आहिस्ता आहिस्ता मैं बड़ी होती गई और अपनी जवानी में कदम रखा तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता इन बातों की समझ आने लगी। हमारे घर का नौकर जिसका नाम वसीम है वो भी अब बड़ा होता जा रहा था। वो बचपन से हमारे घर में था। वो भी तकरीबन 18 साल की उम्र का हो चुका था। जैसे ही रात का अंधेरा छाने लगता तो अम्मा वसीम से कहती कि मेरे कमरे का बल्ब फिर से नहीं चल रहा, खराब हो गया है। पता नहीं क्या मसला है इन बिजली वालों को कि रोज ही बल्ब खराब हो जाता है। वसीम आगे से कुछ ना कहता और अम्मा के कमरे में चला जाता तो मामूल के मुताबिक अम्मा भी ठीक 5-10 मिनट के बाद कमरे में चली जाती और वो दरवाजा बंद हो जाता। मेरे दिमाग में कई सवाल आ जा रहे थे कि आखिर ऐसा क्या मसला है कि रोज ही अम्मा के कमरे का बल्ब खराब हो जाता है। मैंने कई दफा अपनी अम्मा से कहा कि मैं आपके साथ आपके कमरे में सो जाया करूं, आप अकेली होती हैं तो मैं आपके साथ सो जाया करूं, तो आगे से अम्मा फौरन कह देती कि नहीं बेटी तुम अपने कमरे में सोया करो, तुमने पढ़ना भी होता है, तुम्हें तो पता है कि मेरे कमरे की लाइट आए रोज खराब होती रहती है। अम्मा का जवाब सुनकर मैं चुप हो गई। मैंने आगे से कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरे दिल में अब शक पैदा होने लगा कि आखिर अम्मा मुझे अपने कमरे में क्यों नहीं सोने देती, आखिर ऐसी क्या वजह है। मैं तो उनकी अपनी बेटी हूँ, उनका खून हूँ, तो फिर मुझे भी वो अपने कमरे में क्यों नहीं सोने देती। वसीम अब बड़ा खुश रहने लगा था, लेकिन अम्मा का रवैया रोज बरोज तब्दील होता जा रहा था। अब तो वसीम अम्मा के कमरे में सोने लग गया था। मैं खुद को बदनसीब समझने लगी थी कि मेरी माँ मुझे अपने कमरे में सोने नहीं देती, जबकि एक नौकर को अपने कमरे में सोने की इजाजत दे दी। ये बात मेरे दिल पे लगी और मुझे अपनी माँ से नफरत होने लगी। एक रात मुझे सरगोशियों की आवाज आई जो कि अम्मा के कमरे से आ रही थी। मैंने घड़ी पर वक्त देखा तो उस वक्त रात के 12 बजे थे। मैं अम्मा के कमरे की तरफ गई, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो वो आवाज अम्मा और वसीम की थी, लेकिन मुझे ठीक सुनाई नहीं दे रहा था क्योंकि आवाज काफी मध्यम थी। एक रात मैंने मंसूबा बनाया कि आखिर कोई तो वजह है, अम्मा और वसीम के बीच में कुछ तो ऐसा है जो किसी को नहीं पता। एक रात मैं अम्मा के कमरे में छुप गई, वसीम कमरे के अंदर आया और फिर जो हुआ वो देखकर मेरी रूह कांप गई। मेरा नाम शबनम है और मैंने खुशहाल घराने में आंख खोली। मेरे वालिद सरकारी अफसर थे और मेरी अम्मी एक घरेलू औरत थी। मेरा इकलौता भाई काशिफ मुझसे 5 साल छोटा था। मुझे आज भी वो दिन याद है जब मेरे वालिद वसीम को हमारे घर लेकर आए थे और अम्मी से कहा कि ये हमारा नया मुलाजिम है। वसीम एक 18 साला लड़का था, लेकिन उसकी आंखें बहुत अजीब थी। उसकी आंखों के किनारे से कोई नशेई हो। मेरी उम्र उस वक्त 8 साल थी। वसीम के आने से पहले हमारा काम एक औरत करती थी, लेकिन वो ज़ईफ हो गई तो अब्बू वसीम को ले आए। उसने आते ही सारा काम समझ लिया। वो खाना भी बनाता और घर की रखवाली भी उसकी जिम्मा थी। आहिस्ता आहिस्ता वो ड्राइवर की ड्यूटी भी सर अंजाम देने लगा, लेकिन फिर मुझे घर में कुछ अजीब तब्दीलियां महसूस होने लगी। अपने घर में कभी पहले मुझे ऐसी तब्दीलियां महसूस न हुई। मैं बच्ची थी और बच्चे बहुत जल्द
माहौल की तब्दीली महसूस कर लेते हैं। अम्मी अब्बू हर वक्त एक दूसरे से लड़ते रहते। वो अब्बू पर ज्यादा गुस्सा होने लगी थी। मैं किचन में जाती और वसीम को तंग करती। बस ये मुझे डांट कर भगा देता कि किचन में तुम्हारा कोई काम नहीं है। मैं उसे कहती कि मुझे खाना बनाना है। मैं उसकी गैर मौजूदगी में आटा निकाल कर गूंदने की कोशिश करती तो वो अचानक आ जाता, कहता तुमने सारा किचन गंदा कर दिया है, भागो यहाँ से। ऐसा कह के वो फिर से सफाई कर देता। क्योंकि मैं अभी छोटी थी और मुझे आटा गूंदना नहीं आता था। बहुत शौक था। मेरा बचपन मुझे अलविदा कहता हुआ कब रुखसत हो गया मुझे पता ही नहीं चला। और लड़कपन ने अपने कदम मेरी जिंदगी में रखे। मेरे वालिदैन मेरी तरफ से बिल्कुल गाफिल हो चुके थे। मेरी अम्मी को शॉपिंग, घूमने फिरने और अपनी सहेलियों के घर जाने से ही फुर्सत नहीं थी। और अब अब्बू ड्यूटी के बाद भी घर नहीं आते, सारी रात बाहर रहते। सरकारी नौकरी का पैसा था और दोनों हाथों से लुटाया जा रहा था। मैं और मेरा छोटा भाई घर में अकेले हुआ करते थे, सिर्फ वसीम के साथ। अम्मी अब्बू को वसीम पर अंधा एतमाद था। वो अपना घर और अपने दोनों बच्चे वसीम के आसरे पर छोड़कर अपने मशगलों में मसरूफ रहते। इस दौरान मैं वसीम को तंग करना ना भूलती थी। उसे गुस्सा दिलाकर मैं खूब लुत्फ अंदोज होती थी। वो गुस्से के बावजूद मुझे कुछ ना कहता क्योंकि मैं उसके मालिक की बेटी थी। मुझे कुछ कहना मतलब इस नौकरी से हाथ धोना था। फिर वसीम ने अजीब हरकतें शुरू कर दी। अम्मी अब्बू की गैर मौजूदगी में वो अपने कुछ दोस्तों को हमारे घर ले आता और उन्हें सर्वेंट क्वार्टर में बिठाता और वहां से कहकों की आवाजें आती। मुझे उनकी आवाजें परेशान करती थी क्योंकि मेरे कमरे के नीचे ही वो सर्वेंट क्वार्टर था। मैंने अब्बू से शिकायत की तो अब्बू ने वसीम को डांटा। जब वसीम को डांट पड़ी तो मेरी खुशी देखने वाली थी। मैं अब्बू के पीछे छुपकर वसीम की हालत पर हंस रही थी जिसका सर झुका हुआ था। फिर अब्बू के जाने के बाद वसीम ने मुझे गुस्से से घूरा, जैसे ये कह रहा हो कि तुम्हें तो मैं देख लूंगा। फिर मेरी उम्र 18 साल हुई और मेरी सोच में तब्दीली आने लगी। मेरा मिजाज संजीदा होता चला गया। मुझे बहुत कुछ समझ में आने लगा। मेरे वालिदैन की लड़ाइयाँ अरूज पर थी। अव्वल तो अब्बू घर आते ही नहीं थे जल्दी, अम्मी के सो जाने के बाद आते थे। लेकिन जब आते तो अम्मी उन पर चीखना चिल्लाना शुरू कर देती। मैं अब समझदार हुई तो अम्मी को समझाने लगी कि अब्बू पर गुस्सा ना करे, घर का माहौल सही रखने की कोशिश करें। लेकिन अम्मी मेरी एक ना सुनती। अम्मी मुझसे कहती थी कि तुम्हें नहीं मालूम तुम्हारे बाप का दूसरी औरतों के साथ चक्कर चल रहा है और अपना सारा पैसा उन औरतों पर लुटा रहे हैं। मैंने अम्मी से कहा कि ये आपकी गलत फहमी है, अब्बू ऐसे नहीं हैं, वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। तो अम्मी ने कहा कि उनके पास सबूत है अब्बू के खिलाफ। तो मैं ये बात सुनकर हैरान हो गई कि आखिर कौन है जो अब्बू के खिलाफ अम्मी को सबूत पेश करता है और वर्गलाता है। मुझे वसीम पर शक होने लगा क्योंकि अम्मा हर रात बल्ब खराब होने के बहाने वसीम को कमरे में बुला लेती थी और फिर वो दोनों घंटों कमरे में रहते थे। मेरे अब्बू कहते थे कि मैं सिर्फ शबनम की वजह से घर आता हूँ, लेकिन अब्बू के देर से घर आने पर अब मुझे भी शक होने लगा था। अम्मी जो कह रही थी वो बात दुरुस्त थी काफी हद तक, वरना क्यों कोई अपने घर से सारी रात गायब रहे। ड्यूटी से थकावट के बाद तो इंसान का दिल चाहता है कि वो अपने घर में आकर आराम करे, लेकिन अब्बू तो घर ही नहीं आते थे, न जाने कहाँ आराम करते थे। अब मुझे भी परेशानी ने घेर लिया था। मेरे घर का माहौल बिल्कुल भी ठीक ना रहा था, बल्कि बेसुकून हो गया। अब मुझे उस शख्स की तलाश थी जो मेरी माँ को वर्गलाता और मेरे बाप को गलत रास्ता दिखाता था। आखिर वो कौन था, मैं सोच कर परेशान हो गई थी। फिर एक दिन अचानक मेरा किचन से गुजर हुआ तो देखा अम्मी वसीम के साथ खड़ी हुई थी। वसीम सरगोशी के अंदाज में अम्मी को कुछ बता रहा था। मैंने कान लगाकर सुनने की कोशिश की तो वो यही कह रहा था कि अब्बू की नई महबूबा है जो कि एक मॉडल है और अब वो सारा पैसा उस मॉडल पर लुटा रहे हैं। वसीम की बात सुनकर मेरे सर पर जैसे आसमान गिर गया और पैरों तले से जमीन निकल गई। यानी मेरे घर में आग लगाने वाला शख्स कोई और नहीं वसीम था। अब तो वसीम अम्मा के साथ उनके कमरे में सोने लग गया था। हालांकि मैंने कई बार माँ से कहा कि मैंने आपके कमरे में सोना है तो अम्मा यही कहकर टाल देती कि बेटी मेरे कमरे की लाइट का कोई पता नहीं कब खराब हो जाए, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी पढ़ाई में खलल पड़े।
फिर मैंने ये भी देखा कि वसीम अब्बू से सरगोशी में कुछ कहता है और उस दिन के बाद से मैंने वसीम की मुकम्मल जासूसी शुरू की तो पता चला कि बस यही वो शख्स है। मुख्तलिफ औरतों का पता मेरे वालिद साहब को बताता है और मेरे वालिद साहब इनाम के तौर पर वसीम को बहुत सारा पैसा देते हैं। यानी कि मेरा घर जो बिखर चुका था इसके पीछे किसी और का नहीं वसीम का हाथ था, जो अब्बू के राज अम्मी को बताता और उसके बदले में अम्मी से पैसे लेता था। मैंने अम्मी से भी कुछ नहीं कहा और अब्बू से भी कुछ नहीं, कहीं उनका फिर से झगड़ा ना हो। मैंने सीधा सीधा फैसला कर लिया कि मैं वसीम से दो टोक बात करूंगी। एक दिन जब घर पर कोई नहीं था तो मैं किचन में गई। वसीम सब्जियां काट रहा था। मैं उसके सामने गई और अजीब नजरों से उसे देखा तो वो मेरी नजरों से परेशान हो गया। मैं 18 साल की हो चुकी थी लेकिन आज भी वो 8 साल की बच्ची की तरह मुझसे रवैया रखता। वो मुझे बच्ची समझ रहा था लेकिन बच्ची मैं भी नहीं रही थी। मैं बड़ी और समझदार हो गई थी। उसे लग रहा था कि वो जो कुछ भी कर रहा है उसका किसी को भी इल्म नहीं होगा, लेकिन मैं अपने घर को बिखरने से बचाना चाहती थी। मैंने साफ साफ कहा कि वसीम, मेरे घर में आग लगाना छोड़ दो वरना मैं तुम्हारी जिंदगी में आग लगा दूंगी। मेरी बात सुनकर वसीम ने हैरत ज़दा होकर मुझे देखा। क्या बात कर रही हो? मैंने कब आग लगाई है तुम्हारे घर में? होश में तो हो तुम? वसीम ने अनजान बनने की कोशिश की लेकिन मैं उसकी आंखों में देखी जा रही थी। वो मेरे देखने से या अपनी चोरी पकड़े जाने का एहसास। सब समझ गई हूँ कि मेरे घर में तुम क्या करते फिर रहे हो। मेरे माँ बाप को एक दूसरे से बदगुमान कर रहे हो, मेरी अम्मी को वरगला रहे हो, मेरे अब्बू को गलत रास्ते पर लगाने में भी तुम्हारा ही हाथ है। मैं सब समझ गई हूँ। मैंने कहा तो उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। उसे अंदाजा नहीं था, बल्कि मुझसे इस किस्म की बात की तवक्को ही नहीं थी। वो तो मुझे समझता था कि मैं एक बच्ची हूँ। मैंने उसे धमकी दी और मैं वहां से चली आई, लेकिन मेरी धमकी का उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी हरकतें जारी रखी। मेरा गुस्सा बढ़ता चला गया और मैं दोबारा से उसके पास गई उसे धमकाने के लिए। पहले तुमसे कहा था ना कि मेरे घर में ये आग मत लगा, लेकिन तुम बाज नहीं आए। तुम समझ रही हो कि मैं बच्ची हूँ और कुछ नहीं समझती, लेकिन आपने मुझे समझा ही नहीं। मैं अब बड़ी हो गई हूँ और मुझे सब कुछ समझ आ गया है। मैंने उससे कहा तो उसने मुझे वैसे ही वहां से भगाना चाहा जैसे बचपन में भगा दिया करता था। जाओ तुम यहाँ से, मेरा दिमाग मत खाओ। वसीम ने कहा, क्या कर लोगे तुम? बताओ मुझे, क्या कर लोगे तुम? मैंने उसका गिरबान पकड़कर उसे झंझोड़ा। मैं उसे इश्ताल दिलाना चाहती थी। ये सब करते हुए उसका हाथ मुझ पर उठ गया और उसने एक जोरदार थप्पड़ रसीद किया तो मेरे कानों में शाई शाई होने लगी। मैंने अपने गाल को हैरत से छुआ और उसकी आंखों में देखा। तुमने मुझे थप्पड़ मारा? मैंने बेयकीनी से उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। मुझे वाकई यकीन नहीं आ रहा था कि उसने मुझे थप्पड़ मारा है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? मैंने उससे कहा। मैंने देखा कि उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी हैं। अचानक ही मेरी नजर उसके हाथ पर गई। वो सब्जियां काट रहा था और उसने जिस हाथ से मुझे थप्पड़ मारा था अपना वही हाथ लहूलुहान कर डाला। उसने मुझे थप्पड़ मार दिया था लेकिन खुद को सजा देने के तौर पर उसने अपना हाथ जख्मी कर लिया। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। कोई इंसान अपना हाथ गुस्से से कैसे जख्मी कर सकता है? उस वक्त मुझे वसीम से वहशत महसूस हुई। वो मुझे वहशी जानवर नुमा इंसान लग रहा था। मैं काफी देर तक उसके जख्मी हाथ को देखती रही। वो नजरें झुकाए बस कटिंग बोर्ड की तरफ देख रहा था। मैं वहां से भागकर अपने कमरे में आ गई और मुझे बहुत अजीब महसूस हो रहा था। अगले दिन मैंने देखा कि अपना वो हाथ जो वसीम ने जख्मी कर लिया था उसमें पट्टी बांधी हुई थी। इंसान ऐसा काम ना करे कि जिसके बाद उसे खुद को नुकसान पहुंचाना पड़े। मैंने वसीम के हाथ की तरफ देखते हुए कहा। उसने मेरी आंखों में देखा। उसकी आंखों में कोई खामोश बात छुपी हुई थी। वो मुझे समझ में नहीं आया। फिर वो खामोशी से आगे बढ़ गया। मैं हैरत से सोचती रही कि आखिर आंखों ही आंखों में वो मुझे क्या पैगाम दे रहा है। मेरी बहुत कोशिशों के बावजूद जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आया के लिए इस घर से निकलवा कर रहूंगी। मैंने अपने जहन में एक मंसूबा तैयार किया और बात पर अमल दरामद करने का वक्त आ गया था। मुझे उस दिन का इंतजार था लेकिन मैं जानती थी कि मेरे कहने से कुछ नहीं होगा।
امی ابو دونوں کو وسیم پر اندھا اعتماد تھا۔ وسیم کو اس گھر میں بہت اہمیت حاصل تھی، صرف اس لیے کہ وہ ابو کو غلط راہ دکھاتا تھا اور امی کو ابو کے راز بتایا کرتا تھا، اور امی ابو دونوں کو نہیں معلوم تھا کہ وسیم اندر سے کتنا کھوٹا انسان ہے جو پیسے کے لیے یہ سب کر رہا ہے۔ یہ رات کا وقت تھا، رات کے 11 بج رہے تھے۔ ابو اسٹڈی روم میں بیٹھ کر کوئی کتاب پڑھ رہے تھے اور امی اپنے کمرے میں تھی۔ میں آرام سے چلتی ہوئی کچن تک آئی جہاں پر وسیم بیٹھا سگریٹ کی کش لگا رہا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے لیے ایک کپ چائے بنا دو، میرے سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے میں چائے بنا دیتا ہوں، لیکن خود لے جاؤ۔ میں نے کہا مجھے کچھ نہیں سننا، میرے سر میں بہت درد ہو رہا ہے، مجھے چائے میرے کمرے میں پہنچا دو۔ میں یہ کہتے ہوئے اپنے کمرے تک آئی اور انتظار کرنے لگی کہ کب وہ میرے کمرے میں آئے گا۔ وہ میرے کمرے میں آیا، اس نے بیک سائڈ پر چائے رکھی، وہ جانے ہی لگا کہ میں ایک دم سے اٹھی اور کمرے کو کنڈی لگا دی۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ میں کیا کرنے والی ہوں۔ دروازے کو کنڈی لگانے کے بعد میں نے پوری قوت سے چیخنا چلانا شروع کر دیا، ابو امی بچائیے مجھے، چلاتے ہوئے کہنے لگی۔ تو وسیم نے حیرت سے میری طرف دیکھا، اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ میری چیخیں سن کر ابو امی دونوں دوڑتے ہوئے میرے کمرے کے دروازے تک پہنچے۔ وسیم نے باہر جانے کی کوشش کی لیکن میں دروازے کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اس کا راستہ روک لیا۔ ہٹو میرے سامنے سے، وسیم نے مجھے دھکا دینے کی کوشش کی لیکن میں نے فوراً کنڈی کھول دی اور اپنا دوپٹہ وسیم کی طرف اچھال دیا جو اس کے ہاتھوں میں آ گیا۔ ابو نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پوچھا کہ کیا ہوا ہے۔ میں روتے ہوئے اپنے باپ سے لپٹ گئی، ابو وسیم نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، یہ میرے ساتھ زبردستی کرنا چاہتا تھا، میں نے روتے ہوئے اپنے باپ سے کہا۔ میں سسکیاں لے کر رونے لگی، بھرپور اداکاری کر رہی تھی۔ میرے والد صاحب نے خونخوار نظروں سے وسیم کو دیکھا اور اسے مارنا پیٹنا شروع کر دیا، لاتوں اور گھونسوں سے اس کا برا حشر کر دیا۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیٹی کو ہاتھ لگانے کی؟ اب وہ سخت غصے میں آ گئے تھے، ان کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ وسیم کو جان سے مار دیں۔ کچھ نہیں کیا، بس اسے دیکھتی رہی، وہ چیختا رہا، صاحب میں بے قصور ہوں، مجھے چھوڑ دو، میں نے کچھ نہیں کیا، اس نے خود مجھے اپنے کمرے میں بلایا تھا۔ وسیم نے کہا تو ابو کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ میری بیٹی بلائے گی تجھے اپنے کمرے میں؟ ابو نے اسے اور زور سے مارنا شروع کر دیا۔ اس کی اس بات جانتے تھے کہ میں ایسی حرکت نہیں کر سکتی۔ صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے اسے ہاتھ تک نہیں لگایا، اس نے خود مجھے کہا کہ کمرے میں چائے لے آؤ۔ وسیم نے پھر بولنے کی کوشش کی تو میرے والد پر تو جیسے خون سوار ہو گیا۔ میری امی بھی شدید حیرت سے دکھ بھری نظروں سے وسیم کو دیکھ رہی تھی، انہوں نے مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ میں اب امی سے لگ کر زاروں کی طرح رونے لگی تھی۔ ابو نے اس وقت پولیس کو فون کیا اور کہا کہ ان کا نوکر ان کے گھر سے نقدی اور زیورات چرا کر بھاگ رہا تھا۔ یہ سن کر وسیم کی روح لرز گئی۔ نہیں صاحب، مجھے پولیس کے حوالے مت کریں، پولیس میری کھال ادھیڑ کر رکھ دے گی، وسیم نے کہا۔ تو ابو نے کہا کہ تمہاری کھال ہی تو کھچوانا چاہتا ہوں میں اب، آستین کے سانپ، میں تمہیں دودھ پلا کر بڑا کرتا رہا اور تم نے مجھے ہی ڈس لیا۔ ابو نے اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ چوری کا الزام لگا کر میں خوش ہو گئی، وسیم اس گھر سے جا چکا تھا، اس کا پتہ کٹ چکا تھا اور 2 سال بڑے سکون سے گن کے جانے کے بعد خاموش سی رہتی، نہ کسی سے زیادہ بات کرتی، نہ پہلے کی طرح ان کا رویہ رہا۔ ایک شام جب امی ابو گھر پر نہیں تھے اور میرا چھوٹا بھائی ٹیوشن پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، میں اکیلی تھی، پانی پینے کے لیے میں کچن تک آئی تو مجھے محسوس ہوا کہ وہاں پر کوئی موجود ہے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں وسیم تھا، پتہ نہیں کب جیل سے آزاد ہوا تھا۔ میں سمجھ گئی کیونکہ مجھے مارنے کے لیے وہ یہاں پر آیا ہے، وہ مجھ سے شاید بدلہ لینا چاہتا تھا۔ میں ایک دم کمرے کی جانب بھاگی تو میرے پیچھے آیا، مجھے کہنے لگا وہ مجھے جان سے مارنا چاہتا ہے، لیکن جب اس نے میرا دوپٹہ کھینچ کر دور اچھالا تو اس پر مجھے سمجھ آ گیا کہ وہ مجھے بدترین موت مارنے آیا ہے۔ وہ میری زندگی کی بربادی کا دن تھا۔ آج میں سمجھ گئی کہ وسیم میری عزت کو تار تار کر دے گا، لیکن وسیم نے سمجھ گئی کہ وسیم میری عزت کو تار تار کر دے گا۔
लेकिन वसीम ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि मेरे पैरों में बैठ गया और मुझसे माफिया मांगने लगा कि मेरी बहन मुझे माफ कर दो, मेरा कोई गलत इरादा नहीं था कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाऊं, तुम तो मेरे रिश्ते में बहन लगती हो और मैं तुम्हारी तरफ गलत नजर भी नहीं उठा सकता। मैं वसीम की बात सुनकर हैरान रह गई कि वो मुझे अपनी बहन क्यों कह रहा है और मेरा उसके साथ कैसा खूनी रिश्ता है। मेरी आवाज मेरे गले से बाहर नहीं आ रही थी। मैंने वसीम से पूछा कि वसीम, तुम मुझे अपनी बहन क्यों कह रहे हो? वसीम कहने लगा कि हाँ, मैं सच कह रहा हूँ, तुम मेरी बहन हो, तुम्हारी माँ मेरी भी माँ है। वसीम रो रो कर सब बता रहा था। वसीम मुझको बताने लगा कि मेरी माँ की पहले भी शादी हुई थी, लेकिन शादी के 1 साल बाद मेरे अब्बू की वफात हो गई। मेरी माँ उस वक्त पेट से थी। 9 माह के बाद उनके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ था और वो मैं था। वो कोई अमीर आदमी ना था। ससुराल वाले मेरी अम्मा को बोझ समझने लगे। एक दिन अम्मा मुझे लेकर घर से निकल पड़ी और रोड के किनारे रख दिया। अचानक अम्मी घर आ गई। जब मेरी अम्मी घर आई तो मेरी हालत देखकर उनकी जान ही निकल गई। उस वक्त अब्बू भी आए और मैंने उन्हें बताया कि वसीम बेकसूर है, इसने कुछ नहीं किया। मैं अम्मी से पूछने लगी कि अम्मी, क्या वसीम मेरा भाई है? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी अम्मी रोने लगी और कहने लगी, हाँ, वसीम मेरा बेटा है, मेरे पहले शोहर की निशानी। मैंने वसीम को सबसे छुपा कर रखा, क्योंकि मैं अगर शादी से पहले तुम्हारे बाप को बता देती कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ और एक बच्चा है, तो वो भी मुझसे शादी ना करते। मेरे वालिद ये सदमा ना सह सके और उसी वक्त गश खाकर गिर पड़े। वो अस्पताल तक भी ना पहुंच सके और उनकी जान चली गई। आज इस वाक्य को कई साल गुजर चुके हैं। मेरा छोटा भाई बड़ा हो चुका है। मेरी माँ सदमे से नीम पागल होकर बिस्तर पर पड़ गई है। जिस घर को बचा लिया था वो घर ही न बच सका। मेरी माँ की सबसे बड़ी गलती ये थी कि वसीम के बारे में हमें कुछ न बताया। काश अम्मा पहले बता देती कि वसीम उनका ही बेटा है, तो आज शायद हमारे अब्बू हमारे साथ होते और माँ की भी ये हालत ना होती।